जियो यान के 9वें सम्राट स्टार तक पहुंचने के बाद उसने पूर्वज वर्ग में प्रवेश करने के लिए हर संभव प्रयास किया। कई विशेषज्ञों के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जियो यान को अपनी क्षमताओं पर भरोसा था। इसके अलावा हेवनली माउंटेन ब्लड पूल ने निर्णायक भूमिका निभाई। हर 3 साल में पर्वत श्रृंखला में ज्वालामुखी के बीच में प्राकृतिक ऊर्जा की एक लहर उठती है। लहर समाप्त होने के बाद ज्वालामुखी के अंदर स्वर्गीय पर्वत झील एक अत्यंत रहस्यमय लाल तरल से भर जाती है। यह खूनी पूल केवल 5 दिनों तक रहता है और फिर गायब हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वह एम्परर पीक के एक विशेषज्ञ को पूर्वज स्तर तक पहुंचने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यदि कोई पूर्वज स्तर का विशेषज्ञ पूल में जाता तो वह अपने शरीर को धो सकता था और अपनी ताकत बढ़ा सकता था। किसी भी मामले में पूल प्रभाव किसी भी विशेषज्ञ के लिए काफी उपयोगी है। हर 3 साल में उत्तरी मध्य मैदानी क्षेत्र के साथ साथ अन्य स्थानों से अनगिनत विशेषज्ञ रिज पर आते हैं। समस्या यह है कि पूल का उपयोग केवल 10 लोग ही कर सकते हैं। यदि 10 भाग्यशाली लोगों के बाद एक और व्यक्ति आता है तो उसे केवल एक खाली तालाब दिखाई देगा और उसे 3 साल और इंतजार करना होगा। जियो यान को पता चला कि 3 साल की समाप्ति अवधि अगले महीने आ रही है। इसका मतलब है कि आप ऐसा दुर्लभ मौका नहीं चूक सकते। पूर्वज के लिए एक आसान सफलता, लेकिन साथ ही जियो यान को शीर्ष 10 में होना चाहिए। बेशक कुछ उत्कृष्ट युवा लोगों को विकसित करने के लिए मंडप स्तर पर भी मजबूत गुट हेवनली माउंटेन ब्लड बेसिन पर ध्यान दे रहे हैं। इनके डर से आम लोग इनके पास जाने का सपने में भी नहीं सोचते। सम्राट और पूर्वज के बीच बस एक बहुत बड़ा अंतर है। यदि किसी कबीले में पूर्वज स्तर का कोई विशेषज्ञ है तो उसकी प्रतिष्ठा और प्रभाव स्वाभाविक रूप से उस कबीले से भी अधिक बढ़ जाएगा जिसमें 10 सम्राट हैं, लेकिन कोई पूर्वज नहीं है। यह है पूर्वज डू जोम की स्थिति। इसलिए जब ब्लड पूल के प्रकट होने का समय करीब आ रहा था, जियो यान पहले ही घटना स्थल पर पहुंच चुका था। पर्वत श्रृंखला के अंदर एक प्रचंड ऊर्जा लहर तेजी से उभर रही थी। एम्परर पीक के कई विशेषज्ञ पर्वत श्रृंखला के मार्ग की ओर दौड़ पड़े। युवा पीढ़ी के सबसे प्रमुख सदस्य यहाँ एकत्र हुए। उनमें से पवन और बिजली मंडप की पूर्वी शाखा की उत्तराधिकारी लेडी फेंग हैं। अन्य 3 मंडपों के शीर्ष छात्र भी थे। और ब्लडी बेसिन पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यह सच था कि वह जियो यान था, एक साधारण लड़का, लेकिन वह मैडम फेंग सहित 4 मंडपों के सभी उत्कृष्ट शिष्यों से आगे था। आश्चर्यजनक रूप से जियो यान की मुलाकात नालान यानरान से यहीं हुई। आपने ठीक से नहीं सुना। जैसा कि हम पहले जानते हैं, नालान यानरान ने युन युन के साथ जियामा साम्राज्य छोड़ दिया था और अब वह यहाँ थी, खूनी तालाब के पास। इस समय तक वह सम्राट 5 सितारों की ताकत तक पहुंच गई थी। जियो यान ने उसे 4 विरोधियों से बचाया और उसे भूल भुलिया से निकलने में मदद की। लेकिन वह यहाँ क्या कर रही थी? क्या वह सचमुच शीर्ष 10 में जगह बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहती थी? अपनी ताकत के दम पर वह इस सफर को सिर्फ ट्रेनिंग ही मान सकी। आखिरकार ऐसे कई 9 सितारा सम्राट थे जिन्होंने खूनी बेसिन पर दावा किया था। स्वाभाविक रूप से रास्ते में जियो यान और नालान यानरान को विभिन्न बाधाओं और परीक्षणों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अखाड़े का भी दौरा किया और एक चौकी से होकर गुजरे जिसने केवल सबसे मजबूत लोगों को ही ब्लडी पूल तक पहुंचने की अनुमति दी थी। पूल में ऊर्जा की चौंकाने वाली मात्रा भयावह स्तर तक पहुंच गई। हालांकि इसमें अत्यंत तीव्र अग्नि विष होता है, इसलिए ये 10 विशेषज्ञ इसमें ज्यादा समय तक नहीं टिक सके। ज्यादा से ज्यादा वे इसमें 3 दिन तक रह सकते हैं। जियो यान ने पूल की सतह पर दूसरों के साथ ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया। नहीं, वह और भी आगे चला गया और बहुत नीचे तक डूब गया और फिर स्थानिक अवरोध से गुजर गया। यह सब स्वर्गीय ज्वाला के बारे में है। उसके लिए धन्यवाद। जियो यान किसी जहर से नहीं डरता। वह प्रशिक्षण की स्थिति में आ गया और एक शक्तिशाली क्रूर ऊर्जा उसकी ओर बढ़ने लगी। जब राजसी खूनी तरल की पहली लहर जियो यान के शरीर में प्रवेश की तो वह तुरंत कांपने लगा। ऊर्जा की इतनी बड़ी मात्रा की तुलना 3 से 5 दिनों के प्रशिक्षण से की जा सकती है।
हालांकि अब वह केवल पहले आए हिस्से को अवशोषित करके उस मात्रा को प्राप्त करने में सक्षम था। जियो यान की ताकत तेजी से बढ़ी। इस दर पर इसकी सफलता केवल समय की बात है। कुछ ही दिनों के बाद वह पहले ही उच्चतम स्तर के सम्राट के स्तर तक पहुंच चुका था और एक अदृश्य बाधा में भाग गया। जियो यान का शरीर और यहाँ तक कि उसके बाल भी ब्लड पूल के प्रभाव के कारण लाल हो गए। हालांकि वह अभी तक पूर्वजों के स्तर तक नहीं टूटा था। वह 10 दिन पहले की तुलना में कम से कम 2 से 3 गुना अधिक मजबूत था। हालांकि सम्राट की बेड़ियों को तोड़ना बेहद मुश्किल था। यदि यह ब्लड पूल के लिए नहीं होता तो निश्चित रूप से जियो यान को अपनी ताकत के वर्तमान स्तर तक पहुंचने में आधा साल लग जाता। यहाँ तक कि उसकी अवर्णनीय साधना गति के साथ भी समय बहुत तेजी से बीत गया। जियो यान, जो पूरी तरह से प्रशिक्षण पर केंद्रित था, समय के प्रवाह के बारे में पूरी तरह से भूल गया। उन्होंने बाहरी दुनिया से नाता तोड़ खुद को साधना में लीन कर लिया। इस तरह 2.5 महीने बीत गए। यह इस तथ्य के बावजूद है कि अन्य सभी युवा विशेषज्ञ केवल 3 से 5 दिनों के लिए पूल में रुके थे। नालान यानरान ने 2 महीने तक जियो यान का इंतजार किया, लेकिन अंततः छोड़ने का फैसला किया। दूसरे शब्दों में अब केवल जियो यान ही पर्वत के अंदर रह गया था। कोई नहीं जानता था कि वह जीवित है या मर गया। और अब वह क्षण आ गया है, निर्णायक। अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा खूनी तालाब की ओर बढ़ी और उसमें से एक जागृत ड्रैगन की याद दिलाती एक राजसी आभा निकली। वह आभा किसी एक सितारा पूर्वज की शक्ति वाले प्राणी से कमतर नहीं है, लेकिन यह केवल ब्रेक थ्रू की शुरुआत है। कुछ क्षण बाद ज्वालामुखी के अंदर से एक गगनभेदी गर्जना निकली और एक शक्तिशाली डुक्यूई आकाश में उड़ गई। पूरी पर्वत श्रृंखला कांपने लगी। एक युवक आकाश के उस हिस्से में दिखाई दिया जहां हाल ही में पानी का एक स्तंभ फट गया था। वह हवाई क्षेत्र में दृढ़ता से खड़ा था और उसकी राजसी आभा उसके सिर के ठीक ऊपर आकाश को नीचे लाने में सक्षम लग रही थी। डुजोंग, वह सच्चा बिंदु जहां किसी को महाद्वीप का सच्चा पारखी माना जा सकता है। केवल इस स्तर तक सफलतापूर्वक पहुंचकर ही कोई व्यक्ति केंद्रीय मैदानों में जीवित रहने के लिए आवश्यक स्थिति प्राप्त कर सकता है। हवा में चलना एक विशिष्ट पूर्वज का एक अनोखा संकेतक था। पूर्वज, जियो यान की शक्ति के स्तर का आकलन करते हुए उपस्थित लोगों ने फुसफुसाया। हाँ, यह एनीमे के सबसे अविश्वसनीय क्षणों में से एक होगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप जियो यान की पूर्वज तक सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो टिप्पणियों में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी को अलविदा।